विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम शक शासक रुद्रदामन के बारे में अध्ययन करेंगे। शक शासक रुद्रदामन जो था वो पश्चिमी सत्रप से था। पश्चिमी सत्रप से संबंधित शासक था। रुद्रदामन के बारे में अध्ययन से पूर्व हम शकों की भारत में पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। भारत पर शकों के आक्रमण। पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में यूनानियों अथवा बैक्टीरियनों के भारतीय राज्य का अंत हो गया और उनके स्थान पर शक नामक एक विदेशी जाति ने भारत में अपना राज्य स्थापित किया था। शक मध्य एशिया में सीर नदी के उत्तर में जगजटीज के निकट रहने वाली एक घुमक्कड़ जाति थी। 165 ईस्वी पूर्व के आसपास यहूचियों ने शकों पर आक्रमण करके उनको उनके मूल स्थान से खदेड़ दिया। यहूचियों से परास्त होकर शक दो समूहों में बंट गए। उनका एक समूह पूर्वी ईरान तथा पर्तिया होता हुआ शक स्थान में आकर बस गया। फिर वहां से कंधार और बलूचिस्तान होता हुआ सिंधु नदी की निचली घाटी में आकर बस गया। दूसरा समूह सीधा भारत की ओर बढ़ा और किपिन अर्थात कपिसा या काबुल अथवा कश्मीर और पंजाब नामक स्थान पर आकर बस गया। कालांतर में इन्हीं स्थानों को केंद्र बनाकर ईसा पूर्व की पहली शताब्दी में शकों ने भारत पर आक्रमण कर भारत में एक विस्तृत भूभाग पर अपना राज्य स्थापित किया था। भारत में अपना आधिपत्य जमाने के बाद कभी शक्तिशाली कभी कमजोर रहते हुए शकों ने ईस्वी सन की 30वीं शताब्दी तक यहाँ शासन किया था। भारतीय स्रोतों में शकों को सिथियन नाम दिया गया है। यूनानियों की अपेक्षा शकों का भारत के एक बड़े भूभाग पर नियंत्रण था। भारत में शकों का जो पहला शासक था वो था मावेज अथवा मेउस। कुछ विद्वानों के अनुसार इसका शासनकाल 32 ईस्वी पूर्व से 20 ईस्वी पूर्व था, जबकि अन्य विद्वानों के अनुसार 20 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व रहा। शक सत्रप क्या थे? शक शासक जो थे वो शक शासकों ने भारत में विस्तृत राज्य स्थापित किया था तथा प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से उनका राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। शक शासक इन प्रांतों ये जो प्रांत थे प्रांतों की शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए जिन अधिकारियों को नियुक्त करते थे उन्हें सत्रप कहा जाता था। अर्थात शक शासकों के प्रांतीय अधिकारियों को सत्रप कहा जाता था। लेकिन जब शकों की केंद्रीय स्थिति समाप्त हो गई, प्रारंभ में शक सत्रप जो थे ये शक शासकों के अधीन थे। जब शकों की केंद्रीय शक्ति समाप्त हो गई तो उसके बाद शक सत्रपों ने एक लंबे समय तक भारत में शासन किया था। शक 5 शाखाओं में विभक्त थे: अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, पश्चिमी भारत और ऊपरी दक्कन। भारत में इनकी 2 शाखाएं मुख्यतः थी: उत्तरी सत्रप तक्षशिला एवं मथुरा और दूसरी पश्चिमी सत्रप नासिक एवं उज्जैन। पश्चिमी सत्रपों में सहरात वंश जिसका प्रथम शासक भूमक था और यह वंश नासिक का था। सहरात वंश का नहपान तथा कादरमक वंश जो कि उज्जैन में था, जिसको शक सत्रप वंश भी कहा जाता है, चष्टन वंश भी कहा जाता है, चष्टन द्वारा स्थापित होने के कारण। इस वंश का रुद्रदामन जो था ये सबसे प्रसिद्ध थे। सहरात वंश का नहपान और कादरमक वंश का रुद्रदामन सबसे प्रसिद्ध शक शासक थे। रुद्रदामन जो था इतिहास में यह महासत्रप रुद्रदामन प्रथम के नाम से विख्यात है। इसका शासनकाल 130 से 150 ईस्वी पूर्व रहा था। रुद्रदामन के संबंध में इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत जूनागढ़ का लेख है। ये चष्टन का पौत्र था। चष्टन जो कि कादरमक वंश का संस्थापक था, चष्टन उसका ये पोता था और इसका जो पुत्र था जयदामन, ये चष्टन के समय ही इसकी मृत्यु हो गई थी। तो कहा जाता है कि चष्टन और रुद्रदामन दादा पोते ने एक साथ संयुक्त रूप से शासन भी किया था। अंधो अभिलेख जो कि 130 ईस्वी का कच्छ गुजरात में प्राप्त हुआ है। चष्टन तथा रुद्रदामन को सहशासक बताया गया है। जूनागढ़ लेख के अनुसार वह अपनी प्रजा द्वारा संरक्षक चुना गया था तथा उसने अपने लिए स्वयं ही महासत्रप पद उपार्जित किया था। हमें ज्ञात है कि चष्टन के शासनकाल में वह सत्रप रह चुका था और इस प्रकार प्रजा द्वारा उसका निर्वाचन होने का प्रश्न नहीं उठता। उपरोक्त कथन जो है उससे यह तात्पर्य निकलता है कि वह अपने पितामह चष्टन द्वारा उसके चयन का प्रजा द्वारा स्वागत किया गया था। रुद्रदामन का राज्य विस्तार, इसका जो राज्य है
उसके अंतर्गत सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात का एक बड़ा भाग सम्मिलित था। जूनागढ़ अभिलेख से निम्नलिखित प्रदेश रुद्रदामन के राज्य के अंतर्गत सिद्ध होते हैं: आक्रामंती अर्थात पूर्वी एवं पश्चिमी मालवा, अनूप, नर्मदा घाटी वर्तमान माहेश्वर या मांधाता, अपरांत उत्तरी कोंकण जो कि प्राचीन परशुराम की भूमि थी तथा राजधानी सुरपाटक थी, अनर्थ, द्वारका क्षेत्र, उत्तरी काठियावाड़, सौराष्ट्र, दक्षिणी काठियावाड़, राजधानी गिरनार या गिरनगर, कुकुड़, सिंधु नदी और पारियात्र पर्वत के बीच का प्रदेश, सवब्र, साबरमती का तटवर्ती क्षेत्र, मरु, मारवाड़ अर्थात पश्चिमी राजस्थान, सिंध, सोवीर, सिंधु नदी का डेल्टा, कच्छ, निषाद अर्थात सरस्वती और पश्चिमी विंध्य प्रदेश, विंध्य का प्रदेश जो कि जहाँ प्राचीन विंसन तीर्थ स्थित था। इसका शासन प्रबंध, रुद्रदामन का शासन प्रबंध। रुद्रदामन ने अपने विशाल साम्राज्य को अनेक प्रांतों में विभाजित कर रखा था। प्रत्येक प्रांत की शासन व्यवस्था के लिए स्वामिभक्त प्रांतीय शासकों को नियुक्त किया जाता था। जूनागढ़ लेख से पता चलता है कि अनर्थ सौराष्ट्र प्रांत में उसने सुविशाख को अपना प्रांतीय शासक नियुक्त किया था। इसी लेख से अर्थात जूनागढ़ लेख से पता चलता है कि राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जो दो विशिष्ट वर्गों में बंटी हुई थी, मति सचिव और कर्म सचिव। मति सचिव के अंतर्गत परामर्श देने वाला वर्ग आता था तथा कर्म सचिव के अंतर्गत नीतियों का क्रियान्वयन करने वाला जो मंत्रियों का समूह था वो आता था। रुद्रदामन ने प्रजा पर अन्यायपूर्ण कर नहीं लगाए। इसका राजकोष कणक अर्थात सोना, रजत, चांदी, वज्र तथा वैदर्य से भरा था। रुद्रदामन व्याकरण, राजनीति, संगीत और तर्क विद्या का ज्ञाता था। गद्य और पद्य रचना में इसको पर्याप्त कुशलता थी। गांधर्व विद्या अर्थात संगीत में भी ये प्रवीण था। रुद्रदामन वैदिक धर्म का अनुयायी था और संस्कृत भाषा को इसने राजाश्रय दिया था। सुदर्शन झील गुजरात के गिरनार पर्वत पर स्थित काठियावाड़ के अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित है। सुदर्शन झील प्राचीन काल में स्थित थी। जूनागढ़ लेख में रुद्रदामन के समय हुए सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार कार्य का उल्लेख मिलता है। इस झील का निर्माण, ये जो सुदर्शन झील है इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय उसके अधीनस्थ वैश्य गवर्नर पुष्यगुप्त के द्वारा किया गया था। उज्जैन अर्थात गिरनार पर्वत से निकलने वाली सुवर्णसिक्ता तथा पलासिनी नदियों के जल को रोककर इस झील का निर्माण किया गया था पुष्यगुप्त के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के समय। अशोक के प्रांतीय शासक यवन तुषास्प ने इसमें और कार्य करवाया जिसके अंतर्गत झील से सहायक नहरें निकाली और बांध भी बनवाया था। रुद्रदामन के समय बाढ़ के पानी से तूफान से झील का जो बांध है वो टूट गया। तब रुद्रदामन के प्रांतीय शासक अनर्थ तथा सौराष्ट्र का जो प्रांतीय शासक था सुविशाख उसके संरक्षण में झील का पुनरुद्धार कार्य अर्थात मरम्मत करवाई गई। इसका संपूर्ण व्यवहार, जो मरम्मत का संपूर्ण व्यवहार है, रुद्रदामन के निजी कोष के द्वारा वहन किया गया। प्रजा पर इसके लिए कोई अतिरिक्त कर भी नहीं लगाया गया क्योंकि मंत्रिपरिषद ने पुनर्निर्माण हेतु धन व्यय की स्वीकृति देने से मना कर दिया था। कालांतर में गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के समय गिरनार के पुरपति चक्रपालित द्वारा भी झील के बांध का पुनर्निर्माण किया गया था। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख जारी किया। ये जो जूनागढ़ अभिलेख है सबसे प्राचीन व सबसे लंबा संस्कृत अभिलेख है। पूर्व के जो भी लंबे अभिलेख इस प्रदेश में पाए गए हैं सभी प्राकृत भाषा में रचित है। इस वंश का ये जो जूनागढ़ अभिलेख है 150 ईस्वी पूर्व इसका समय है। इस वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने उसको परास्त कर पश्चिमी क्षत्रपों के राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। शकों के उन्मूलन के पश्चात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकारी की उपाधि धारण की थी तथा व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलाए गए थे। भारत में सर्वप्रथम संस्कृत लेख युक्त सिक्के शक शासक रुद्रदामन ने ही चलाए थे। रुद्रदामन नामक एक मुद्रा का प्रचलन भी रुद्रदामन के द्वारा किया गया। तो विद्यार्थियों, आज हमने शक शासक रुद्रदामन के बारे में अध्ययन किया। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।